अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। ख़ज़ा की आखिरी शाम। वो जो अपनी नन्ही सी दोस्त से 2 साल बड़ा था, इससे यूँ खौफ़ज़दा रहता जैसे वो कोई बलाए नागाहानी है जो किसी भी वक्त इसे दबोच लेगी। लैला हमेशा ही कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देती रहती और वो इस जुर्म में अमलन शरीक न होने के बावजूद सज़ा का ख़तवा ठहरा दिया जाता। लैला हमेशा अपना कारनामा इसके सर थोप देती और आज़िब जो सबसे कहना चाहता कि वो बेकसूर है, वो इस जुर्म में शरीक नहीं, बस एक ज़रा लैला के साथ साथ ही रहता है और यही इसकी गलती होती। इसमें इतनी हिम्मत ना होती कि सच ही बोल दे। 6 भाइयों में सबसे छोटा होने के बाद होता तो ये है कि या तो सबसे बड़ी औलाद लाडली होती है या सबसे छोटी, लेकिन इसके साथ कुछ उल्टा ही मामला हुआ था। ऊपर तले के लड़कों ने इसकी अम्मी समीना बेगम को इतना मसरूफ़ कर दिया था कि इन्हें कामों में ये भी होश न रहता कि आज़ब भी इनकी तवज्जो का मुस्तहिक है। कभी फुर्सत होती तो इसे भी प्यार करती और इसका ख्याल भी रखती, लेकिन जब से बड़े बेटों हमाद, जवाद और फवाद ने स्कूल जाना शुरू किया था, बिल्कुल ही बुखला कर रह गई थी। सुबह सबको स्कूल भेजने के बाद ज़रा सा सांस लेने को बैठती तो आज़ब के रवैये पे जुंझला सी पड़ती और इसे नाश्ता करवा के इधर उधर बेटों के खिलावे घर को संभालने लग जाती। ऐसे में इन्हें शिद्दत से ख्वाहिश होती कि कोई बेटी ही होती जो थोड़ा बहुत हाथ बटा देती। आजाद साहब को अगर फुर्सत मिले तो इनके लिए किसी नौकरानी का बंदोबस्त ही कर दे। वैसे वो खुद भी ज़्यादा जोर नहीं देती थी क्योंकि 2-3 मरतबा पहले नौकर रखने का इत्तेफाक हुआ था। इतनी कीमती चीज़ों को लापरवाही से इधर उधर पड़ा देखकर इनकी तो आंखें फट गई। बस जब भी मौका मिलता किसी न किसी चीज़ पे हाथ साफ कर देती। वो तो एक दिन अचानक ही समीना बेगम ने देख लिया, वरना सारा घर ही साफ हो जाता। उन्होंने फ़ौरन हिसाब किताब करके इनको चलता किया। इस बेतवज्जी में आज़ब बड़ा होता गया और सबकी लापरवाही से वो 12 साल का होने के बावजूद ज़रा सी बात पे सहम जाता। अकेले रहने से और अंधेरे से इसे बहुत खौफ आता था। अगर खेलने के लिए जाता तो वापसी रोते हुए होती। हौसला तो नाम को भी नहीं था। लैला के साथ क्रिकेट खेलते हुए अक्सर लैला इसे हरा देती और वो फ़ौरन रोना शुरू कर देता। आज भी लैला आसपास की कोठियों में रहने वाले बच्चों को इकट्ठा करके आज़ब के वसी लॉन में ले आई थी और सबने मिलकर बाली की मेहनत पे पानी फेर दिया था। इमली के दरख्त से कच्ची पक्की इमली तोड़ कर ढेर लगा दिया। अमरूद और अंगूर आखिर इनकी दस्तरस से बाहर क्यों रहते। लैला पहले तो खुद किसी माहिर जोकर की तरह पोर्टिको की छत पे पहुंच गई जो अंगूर की बेलों से सारी की सारी ढकी हुई थी। इसके बाद आज़िब को ऊपर आने की दावत दी। मैं आज़िब का गला खुश्क हो गया। वो भला कैसे इतना ऊंचा चढ़ सकता था। ये लैला तो पता नहीं कुछ चुड़ैल है जो हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है। आज़िब ने खौफजदा नज़रों से कचर अंगूर खाती लैला को देखते हुए सोचा, ए आज़ब के बच्चे आओ ना जल्दी से, ईमान से बड़ा मज़ा आ रहा है। इसने चटखारा लेते हुए कहा तो आज़ब के मुंह में भी पानी भर आया। लैला मुझे भी दो, इसने मिन्नत बड़े अंदाज में कहते हुए हाथों का प्याला सा बनाकर आगे कर दिया। वाह, मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ, उदा कर तोड़ लो, मुझे माली बाबा से डांट थोड़ी खानी है। लैला ने मोटे मोटे अंगूर एक साथ मुंह में भरते हुए मक्कारी से कहा तो आज़िब मुंह बसौर कर रह गया। इसका कितना दिल चाह रहा था अंगूर खाने को, खट्टे खट्टे नमक मिर्च लगाकर सी करते हुए। इसे लैला पे बेतहाशा गुस्सा आया, लेकिन इजहार करने की हिम्मत ना थी कि लैला इतनी मोटी ताज़ी सुर्ख और सफ़ेद थी, ऊपर से जो जुडो कराटे भी सीख रही थी। फ़ौरन ही लड़ाई पे आमादा हो जाते और वो खुद पतला पतंग कमज़ोर सा बकौल लैला के तुम तो हवा के तेज़ झोंके से उड़ जाओगे। ठीक है लैला, ना दो, मैं तुम्हारे आगा जी से शिकायत कर दूंगा। आज़म ने झूठ मूठ की धमकी दी, वरना बड़ी बड़ी मूंछों वाले बारोब से लैला के आगा जान को देखकर तो वो कांपने लगता था। इसका ख्याल था लैला फ़ौरन डर के ढेर सारे अंगूर नीचे फेंक देगी, मगर कहाँ जी, लैला ने तो शायद ना डरने की कसम खा रखी थी। फ़ौरन किसी बंदरिया की तरह छलांग मारकर दोनों बाजू कमर पे जमा के इसके सामने खड़ी हो गई। तो तुम आगा जी से मेरी शिकायत करोगे? इसने गर्राते हुए दाड़ कर पूछा तो आज़म सहम गया। इत्मीनान का फकदान था इसमें। तो तुमने अंगूर क्यों नहीं दिए मुझे? आज़म ने डरते डरते कहा। आज़म के बच्चे, अगर तुमने मेरी शिकायत की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, मैं अपने सारे दोस्तों से कहकर तुम्हें पटवा दूंगी, समझे? लैला इसे धमकी देकर किसी छलावे की तरह गायब हो गई थी। तो आज़म की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गई और वो खामोशी से अंदर आ गया और डर के मारे किसी से शिकायत ना की। कमरे में बंद होकर किताबों में गुम हो गया। फिर काफ़ी दिन ना तो लैला आई और ना ही आज़म ने लॉन में जाकर देखा। जब भी मामा खाने के लिए बुलाती चला जाता और खाने की मेज़ पे खामोशी से नवाले हल्क से नीचे उतारता रहता, जबकि हमाद, जुआद वगैरह खूब शोर मचाते, गला फाड़ के अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाते और मामा इनके सिर्फ अंडों के मामले में ही मुख्तलिफ फरमाइशें पूरी कर करके थक जाती। ऐसे में इन्हें आज़ब का याद ही ना रहता और आज़िब सोचकर ही रह जाता कि मामा मुझे ये खाना है। सब भाइयों की पसंद में इख्तलाफ होता, ज़्यादातर हमाद की पसंद से खाना पकता। सबसे बड़ा जो था इस दिन सालन आज़िब को ज़रा भी पसंद ना आया, दिल भी नहीं चाह रहा था खाने को। पहले तो इसने सोचा कि मामा से कहकर अंडा बनवा ले, फिर इसने चोर नज़रों से सबका जायज़ा लिया। सारे भाई और इसके मामा पापा बड़ी खामोशी और राहबत से खा रहे थे। हमाद और जवाद में थोड़ी सी छीना चिपटी हुई। ऐसे में आज़ब की इतनी हिम्मत ना हुई कि कुछ कहे। इसे खामोशी में किसी की आवाज़ सबको मुतवज्जा कर लेगी और यहीं से इसकी घबराहट की इब्तिदा हो जाती। जब कोई इसकी तरफ देखना शुरू करता तो वह असल बात भूल ही जाता।
चुनाचा इसने बुरे बुरे मुंह बनाते हुए नवाले निकलना शुरू कर दिए थे। ऐसे में हमाद की नज़र इस पर पड़ी। आजिब, क्या बात है, खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही? हमाद की आवाज़ कुछ कुदरती तौर पर बारी थी। दूसरे बड़ेपन का रौब भी झलक रहा था। जी कोई बात नहीं। आजिब ने घबराहट में काफ़ी बड़ा नवाला मुंह में डाल लिया, जो हमाद की नज़रें खुद पे महसूस करके हल्क में अटक कर रह गया था। इसने फौरन पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। और ये तुम्हारे हाथ पे क्या लगा है? हमाद ने तनकीदी नज़रों से इसके स्याही से पड़े हुए हाथों को देखा और बड़े कड़े तेवर से पूछा। हमाद को अपने बड़ेपन का बहुत एहसास था, इसलिए छोटों पे कुछ ज़्यादा ही रौब जमा था। खुसूसन आज़ब पे तो अक्सर निज़ला गिरता रहता। आज़ब का बस नहीं चल रहा था कि कैसे अपने आप को हमाद से छुपाकर अपने कमरे में बंद हो जाए और जल्दी से हाथ धोआए। पढ़ते हुए इसे ख्याल ही ना आया था और जब मामा ने बुलाया तो हाथ धोना भूल ही गया था। आजिब ने हमाद से नज़र चुराते हुए बेख्याली में ही हाथ रगड़ डाला और इससे पहले कि हमाद आजिब को सज़ा सुनाता, डैडी ने खाने की मेज़ से उठते हुए सबको हुक्म दिया कि अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हो जाए। और वो खुद नैपकिन से हाथ साफ करते हुए टीवी लाउंज में जा बैठे। एजाज साहब हर महीने के आखिर में बेटों की तलीमी रिपोर्ट्स का जायजा लेते थे। बस वही एक दिन होता जब वो सब मिलकर खाना खाते और थोड़ी सी बातें करते। इसके बाद मामा जाने और इनके बेटे जवाद, फवाद और हमाद ने फिक्रमंद नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि इस मरतबा टेस्टों के मार्क्स बहुत कम आए थे। चलो बेटा हरी अप, मेज़ छोड़ दो, मामा ने बटन समेटते हुए बेटों को याद दिलाया तो सबको बादल नखवास्ता उठना ही पड़ा। आजिब भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे अपनी रिपोर्ट की तरफ से तो इत्मीनान था, लेकिन डैडी के पास बैठकर इनके सवालों के जवाब देना बड़ा ही मुश्किल मरहला था। सबसे पहले हमाद की तलबी हुई। जी मैंने एफएससी का इम्तहान दिया है, इसलिए आजकल फारिग हूँ। हमाद ने बड़ी सआदतमंदी से जवाब दिया। फिर जैसे ही उन्होंने जवाब की तरफ देखा तो वो खुद चूंकि फर्स्ट ईयर का इम्तहान देकर फारिग था, इसलिए फ़िलहाल बच गया। अलबत्ता फवाद, हमाद और अदनान फंस के तीनों की रिपोर्ट कार्ड सामने रख के उन्होंने मुआजना किया और फिर लंबी हूँ की। आजकल आप तीनों की क्या मसरूफियत है? डैडी ने चश्मे के पीछे से घूरा। तीनों एक दूसरे को देखकर रह गए। कैसे बता देते कि आजकल क्रिकेट का दौर चल रहा है, जिसमें वो अफरीदी, शुएब वगैरह के जानशीन बनने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। डैडी इनकी तवील खामोशी और झुकी झुकी नज़रों से खुद ही समझ गए और हमाद से मुखातिब हुए। हमाद, एक हफ्ता तक इनका टीवी देखना, खेलना और दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ कतई बंद, और अगर इन्होंने किसी बैरूनी सरगर्मी में हिस्सा लिया तो तुम सज़ा के हकदार होगे, अंडरस्टैंड? उन्होंने गूंजदार आवाज़ में बड़ी सख्ती से अपनी बात खत्म की। हमाद ने बड़ी सआदतमंदी से सर असबात में हिला दिया। फिर डैडी ने आज़ब की तरफ देखा तो वो रिपोर्ट कार्ड इनके हाथ में थमाकर इनसे काफ़ी फासले पर खड़ा हो गया। तो डैडी को हंसी आ गई, जिसे उन्होंने गला खंगार के छुपाया। मबादा बच्चे शक पा जाएं। कम ऑन बॉय, इधर आओ मेरे पास। डैडी ने हाथ बढ़ाकर आजिब को अपने पास बैठा लिया और तफसीली नज़रों से रिपोर्ट कार्ड से इसकी कारकर्दगी का जायजा लेने लगे। सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स थे। हर टर्म के इख्तिताम पे एक्सीलेंट जैसे रिमार्क्स लिखे हुए थे। डैडी को जो म्यूसी बड़े बेटों की रिपोर्ट से हुई थी, आजिब की इतनी शानदार रिपोर्ट कार्ड देखकर इनकी कुशादा पशानी से नागवारी की सलवटें गायब हो गई थी। वेल डन माय बॉय, वेल डन। उन्होंने ज़ोर से आजिब की पुश्त पर हाथ फेरते हुए इसी तसूफी नज़रों से देखा तो आजिब का दिल गोया उछलकर हल्क में आ गया। हथेलियाँ पसीने से भीग गई, न जाने क्यों। हाँ भाई आजिब, क्या नाम लोगे? डैडी ने बड़ी फराख दिली से कहा तो आजिब सोच में पड़ गया और फवाद वगैरह के मुंह में पानी भर आया। डैडी हम भी, अदनान मन मनाया तो उन्होंने तजदीदी अंदाज में हाथ उठा दिए। हरगिज़ नहीं, जो मेहनत करते हैं वही इनाम के हकदार होते हैं। क्यों हमाद, ठीक है? और फवाद, दानी मैं सही कह रहा हूँ ना? उन्होंने कहते हुए वजाहत तलब नज़रों से इसकी तरफ देखा। यस डैडी, बिल्कुल ठीक। हमाद ने पुरजोर तायीद करते हुए शर्मिंदा से भाइयों की तरफ देखा। आजिब इतनी देर से यही सोच रहा था कि डैडी से क्या तोहफा ले। चलो अभी तोहफा मैं अपनी पसंद से देता हूँ, और वो है रिस्ट वॉच। डैडी आखिर खुद ही बोल पड़े तो आजिब चुप सा हो गया। वो जो नई नई किताबें पढ़ने का शौकीन था, अपने पसंदीदा मुसन्निफ की नई किताबें लेने का शौक था, लेकिन डैडी के अल्फाज ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो सर झुकाए उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। चलो आजिब अभी चलते हैं। डैडी घड़ी पे टाइम देखते हुए खड़े हो गए। जी मैं। आजिब ने सहम कर इनकी तरफ देखा। जाहिर है भाई, इनाम तो तुम्हें ही मिलना है, अपनी पसंद से घड़ी ले लेना। जी अच्छा। आजिब डैडी के पीछे पीछे चल पड़ा। गाड़ी में डैडी के साथ बैठते हुए इसने देखा लैला अपने लॉन की दीवार से झांक रही थी। आजिब को देखकर मुंह चढ़ाया। वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी काफ़ी देर से दोनों हाथों पर चेहरा टकाए गुलाब की क्यारियों में पानी मुंतकिल होता देख रही थी। शफाफ पानी बड़ी तेज़ी से प्यासी ज़मीन में जज्ब होता जा रहा था। राबिया की आंखें तो गुलाब पे जमी हुई थी, लेकिन दिमाग की परवाज़ बहुत सी जगहों से होती हुई फिर यहीं लौट आई। इसी माहौल में सुनहरी धूप के साए लंबे होकर अपनी तमाज़त खो रहे थे। शायद यही वजह थी धीमी रफ्तार से चलने वाली हवा में हंकी भी बढ़ती जा रही थी। काफ़ी देर से चाय पीने की ख्वाहिश को दबा रही थी कि अकेले पीने को दिल नहीं चाह रहा था, और साथ देने के लिए घर में सिवाय माली और खानसामा के कोई भी नहीं था। फुप्पो और शफकबाजी बाजार गई हुई थी। भला आज जाना ज़रूरी था? अभी इसे आए दिन ही कितने हुए थे, दूसरा ही तो दिन था। खैर इनका भी क्या कसूर, शफकबाजी ने साथ ले जाने के लिए कितना इसरार किया था। राबिया ने सर झटका, खुद ही ना गई। इस वक्त फौजी जीप तेज हारन बचाती हुई पोर्च में आ गई। मेजर आतिफ ने नीचे छलांग लगाई और राबिया की आंखें चमक उठी। हेलो लिटिल गर्ल। आतिफ ने इसके सर पे
छड़ी मारते हुए खुश दिली से कहा, आखिर मैं कब तक लिटिल गर्ल रहूंगी? ये देखिए मेरा कद 5 फुट 4 इंच हो गया है। राबिया मसनूई झुंझलाहट से कहती इसके सामने खड़ी होगी। आतिफ भी संजीदगी से 2 कदम पीछे हटकर इसे देखने लगा। सबस काटन के सूट में दुबली पतली राबिया वाकई कद के लिहाज से लंबी हो गई थी, लेकिन आतिफ के सामने छोटी सी गुड़िया लग रही थी। यानी अब तो अम्मी जान से भी बड़ी हो गई हो। मुस्कुराहट होंठों में दबाए छड़ी दाएं हाथ पे धीरे धीरे मारते हुए इसने पूरी संजीदगी से कहा, ये मैंने कब कहा? राबिया ने सटपटा कर बुखलाते हुए जल्दी जल्दी सिया पलके चिपकाई। भाई वो कद में तो तुमसे छोटी है ना? आतिफ ने मासूमियत से कहा तो राबिया ने जोर से पेशानी पे हाथ मारा। अल्लाह आतिफ भाई आप बहुत चालाक हैं, वो बुरी तरह शर्मिंदा होगी और आप बहुत बेवकूफ़। आतिफ ने बदजस्तगी से कहा तो राबिया बेसख्ता हंस पड़ी। आइए आपको चाय पिलवा दूं। सच बहुत देर से दिल चाह रहा था, लेकिन पीती किसके साथ? राबिया तेज़ तेज़ बोलती इसके आगे बढ़ती रही। क्यों खातूने अव्वल और दोम कहाँ पाई जाती हैं? आतिफ ने लाउंज में पहुँच छड़ी और कैप सेंट्रल टेबल पर रखते हुए पूछा। बाजार गई हैं, आती ही होंगी। राबिया ने झट छड़ी पे कब्जा जमाते हुए जवाब दिया। तुम्हें भी साथ जाना चाहिए था, अकेले रहना ठीक नहीं। आतिफ ने सोफे पर बैठते हुए तनबीहा की, सॉरी आइंदा जाया करूंगी। राबिया ने सादतमंदी से कहा। वैसे रुकने का एक फ़ायदा भी तो हुआ। वो आंखों में शोही बढ़ते हुए इसे देखने लगी। क्या? आतिफ ना चाहते हुए भी पूछ बैठा। आपका आना और आपके साथ चाय पीना कितना बड़ा फ़ायदा है? राबिया अकीदत मंदाना अंदाज से कह रही थी। आतिफ बेख्तियार हंस पड़ा। अहमक लड़की, चाय मिलेगी कब? हंसी रोककर पूछा गया। अभी लाई। वो छड़ी अतफ पर फेंक कर भागी और आतिफ इस बारौनक अजाफे की आमद पर खुशदिली से मुस्कुराने लगा। 3 नफूस पे मुश्तमिल अफराद में ये चौथा खूबसूरत इजाफा हुआ था। इस खानदान के सरबराह साजिद साहब चंद साल बेशतर दिल के आर्जे में मुब्तला होकर साथ छोड़ चुके थे। वालदा की पुरशफ़क़त साये से महरूमी ने ज़िंदगी में ऐसा खला पैदा कर दिया था कि तीनों खुशियों के लिए तरसते रहे। लीजिए जनाब गर्मा गर्म चाय। आतिफ की सोचों का सिलसिला राबिया की खनकती आवाज़ ने तोड़ दिया था। आतिफ ने राबिया की तरफ देखा। वो मासूम तो इतनी सी उम्र में अपनी दोनों कीमती हस्तियों से महरूम हो चुकी थी। सर चाय ठंडी हो रही है। राबिया ने चम्मच से कप बजाया। वो तुम्हारी दोस्त आफत की पड़काला बीना नज़र नहीं आ रही? आतिफ ने चाय का सिप लेते हुए खैरत से पूछा। इसे तो अभी मेरे आने की खबर ही नहीं हुई। अगर होती तो मरी से बागी चली आती। राबिया ने फखरिया नज़रों से देखते हुए यकीन से कहा। खुश फहमी है आपकी, मुझसे तो हर वक्त बुराइयां ही करती रहती थी। आतिफ ने इंतहाई संजीदगी से कहा। झूठ। राबिया ने नफ़ी में सर हिला दिया। ना मानो। जाने से पहले कहकर गई थी कि अब फिर वो पेटू आएगी और बहाने से मेरा भी हिस्सा खा जाया करेगी। आतिफ के चेहरे पर ऐसा यकीन था कि राबिया परेशान हो गई। क्या वाकई बीना इतनी बदल गई है? धीमी सी आवाज़ में कहते हुए इसने भी यकीनी से आतिफ की तरफ देखा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, चलो खैर नहीं बताता, कहीं तुम्हारा दिल ख़राब ना हो जाए। आतिफ ने मासूमियत से इसके उलझन ज़दा चेहरे को देखते हुए कहा। राबिया तो सख्ते की सी कैफियत में बैठी थी। सामने रखा चाय का बाप उड़ाता कप वैसे का वैसे रखा था, जबकि आतिफ इसकी हालत से लुत्फ अंदोज होता नमकीन बिस्किट और पिस्ते बादाम पे हाथ साफ करता रहा। राबिया के सर पकड़कर बैठने के अंदाज पे से हंसी आ गई थी। ये भी कह रही थी कि रुको, कि रब्बू बोलती बहुत है, मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं देती। दूसरों के हिस्से की बातें भी खुद करती है। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो तो खुद ही चीटर बॉक्स बातों की पटारी है। राबिया इसकी खुली बेइंसाफी पे चिल्ला उठी। मैंने भी इसे यही कहा था। ओह मारेगे, इसे भी आज ही टपकना था। सामने से सुर्ख सफ़ेद दाहन पान सी बीना को तेज कदमों से आते देखकर वो जल्दी से खड़ा हो गया। मैं ज़रा कपड़े तब्दील कर लूँ। वो इसके जवाब का इंतजार किए बगैर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। तभी बीना की पुरजोश चीख सुनाई दी। इसे तजस्सुस से वहीं रुककर राबिया का रद्देमल देखने का शौक हुआ। अल्लाह रब्बू तुम कब आई? मैं कल डैडी का फ़ोन आ गया और आज मैं यहाँ पहुँच गई। उफ़ कितने अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम तो पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई हो। बस ज़्यादा खुशामद करने की ज़रूरत नहीं। राबिया एकदम हाथ उठाकर रुखाई से बोली। हैं क्या मतलब है तुम्हारा? बीना के मोहब्बत से आगे बढ़ते हाथ वहीं रुक गए। वो हैरत से आंखें फाड़ कर देख रही थी। मतलब वही है जो तुम आतिफ भाई के सामने जाहिर करती रही हो। राबिया दोनों हाथ कमर पे टिकाई से घूरते हुए कह रही थी। आतिफ बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बेवकूफ़ लड़कियाँ, बचपन की एक दूसरे पे जान छिड़कने वाली साथी, बिना सोचे समझे लड़ने पे आमादा थी। तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है। बीना रुखानसी हो गई। नहीं मैं तो पेटू हूँ, बहुत बतूनी हूँ। राबिया तंजिया लहजे में चबा कर बोली। किसने कहा ये? बिना गुस्से से चीखी। तुमने और किसने? राबिया ने मलामत बड़ी नज़रों में तासुफ से गर्दन हिलाते हुए कहा। आई स्वेयर रब्बू मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें। बीना की आवाज़ रोंद गई। गोया रिमझिम का आगाज़ होने वाला था। आतिफ ने अपने कमरे में घुसते हुए सोचा। तो ये सब तुमने नहीं कहा? राबिया इसके आंसुओं से मुतासिर होते हुए मशकूक लहजे में पूछने लगी। तुम्हारे सर की कसम रब्बू। बीना कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। भाई किसी और के सर की कसम खाओ, वरना फिर पूरा हफ्ता मेरे सर में दर्द रहेगा। लेकिन आखिर आतिफ भाई क्यों झूठ बोलने लगे? वो इतने बड़े फौजी आदमी हैं। राबिया संजीदगी से सोचने लगी। ईमान से आतिफ भाई बहुत तंग करते हैं। इतने इंतज़ार के बाद तुम आई हो और सारा मज़ा किरकिरा करके रख दिया। कितने जोश में आई थी मैं। बिना पल के साफ करती हुई बड़बड़ाई तो राबिया ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। डोंट वरी, आतिफ को छोड़ूंगी नहीं। राबिया मुस्कुराती नज़रों से बोली। क्या कहा आतिफ? 10 साल बड़े हैं तुमसे।
बीना ने अलग होते हुए खैरत से याद दहानी करवाई। ओह ना हो, वो कौन सा मौजूद है? दूसरे 10 साल से कम ही हैं। राबिया लापरवाही से बोली। हाँ, 9.5 साल होंगे। बीना लतीफ़ से तंज के साथ हंस पड़ी। राबिया भी खुश दिली से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों बीते दिनों की कहानियां सुनाने में इस कदर मगन होगी कि आतिफ के साथ साथ इसकी ज़्यादती को भी भूल गई। सूरज की दम तोड़ती शुआएं लम्हा ब लम्हा मलगजे अंधेरे में गुम हो रही थी। हवा का सर्द झोंका इन बेखबरों से टकराया तो राबिया ने कप कपा कर चौंकते हुए घड़ी की तरफ देखा। ओ 6 बजे ही कितना अंधेरा हो जाता है और पुप्पो अभी तक नहीं आई, बेचैनी से कहती राबिया बरामदे में आकर ठहर गई। बीना भी इसके पीछे चली आई। वसी लॉन में एक सुकूत तारी था। दरख्तों के पत्ते तक साकिन खड़े थे। आतिफ भाई से कहती हूँ। वो परेशानी में पलटी। आ जाती हैं आतिफ भाई, क्या कर लेंगे? ड्राइवर साथ है, वहाँ वहाँ खौफ और खरास ना फैलाओ। बीना ने इसे सर्जिश की। कम अज़ कम फ़ोन ही कर देती। शफ़क़ बच्चों का शॉपिंग से दिल ही नहीं बढ़ता, आ जाएंगी। राबिया की परेशानी, गुस्सा और घबराहट हैवी होते जा रहे थे। दोनों ही बेखबर फ़ोन की तरह गेट की तरफ देखी जा रही थी। आतिफ ने दबे कदमों आकर ज़ोर से हाव किया। नतीजे में चीहों का शोर भी इतना ही ज़ोर से बुलंद हुआ। राबिया यकदम इसके शाने से सर टकाकर रो पड़ी। मैं तुम्हें इतना भी बुज़दिल नहीं समझता था। आतिफ ने सर घुमा कर मजाक उड़ाया। वो तो समझ रहा था कि दोनों बदला लेने के लिए टूट पड़ेंगी। आतिफ भाई, पुप्पो और शफ़ बाजी अभी तक नहीं आई, बीना ने बताया। तो आतिफ ने परेशानी से घड़ी पे वक्त देखा। मुझे तो बहुत ज़रूरी डिनर पे जाना था। आतिफ की मतफक्कर आवाज़ इसके कानों से टकराई तो राबिया ने झटके से सर उठाया। कमाल है, आपको डिनर की पड़ी है? इसने शिकवा बड़ी नज़रों से देखते हुए तंग कर कहा। यार मैं आदी हूँ इनकी शॉपिंग का। मुझे तो ये फिक्र है कि मेजर शाहिद से क्या एक्सक्यूज़ करूँगा। तुम्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकता। आतिफ बड़बड़ाने के अंदाज में कहता, दोनों हाथ पुश्त पे बांध कर टहलने लगा। तो आप चले जाइए, मुझे कोई खा नहीं जाएगा। राबिया ने बुरा मनाते हुए मजलूमियत का भी मुजाहरा किया। तुम मेरे साथ रह लो ना, थोड़ी देर की बात है। बीना ने इस ख्याल से खुश होते हुए ऑफर की। अच्छा, आप दोनों कुर्बानी के मुजस्समे ना बनिए। वो सामने देखो, गाड़ी आ रही है, इसीलिए मैं तो चला तैयार होने। आतिफ ने जल्दी कहा और दोबारा कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरे दिन सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर इसने बड़ी खुशी से सियाह डायल वाली खूबसूरत सी घड़ी बांध ली। आजिब, आज के लिए ज़रा अपनी घड़ी उधार दे दो। अदनान ने डाइनिंग टेबल के करीब पहुंचकर आजिब से कहा तो वो परबल के लिए मुंह खोलकर रह गया। दिल में इनकार करके रह गया और फिर इसने आहिस्ता से घड़ी खोली और हसरत से देखते हुए बाई की तरफ बढ़ा दी। दानी, तुमने आजिब की घड़ी क्यों ली है? वापस कर दो। हमाद अपनी घड़ी का स्ट्रैप बंद करता हुआ तेज लहजे में बोला। अब तो स्कूल बस आ गई है, वापसी पे दूंगा। अदनान बैग कंधे से लटकाता उजरत का मुजाहरा करता तेजी से भागा तो आजिब भी मुंह बसोड़ता वजनी बैग मुश्किल संभालता दरवाजे की तरफ बढ़ा। कल तुम कहाँ गए थे? आजिब हाफ टाइम में लंच बॉक्स खोले बैठा था कि लैला ने करीब आकर पूछा। कल? इसने पल भर को सोचा। हाँ, कल डैडी ने मुझे घड़ी गिफ्ट में लेकर दी है। आजिब ने खुशी से बताया। अच्छा दिखाओ तो कैसी है? लैला ने इश्तियाक से कहा तो आजिब चोर सा हो गया। घड़ी तो इसके पास थी नहीं। दिखाओ ना, मैं कौन सा खा जाऊंगी। लैला हस्बे मामूल जल्द ही सब्र का दामन छोड़ बैठी। वो दरअसल में आज दानी बाई बांध गए हैं। आजिब ने रुक कर बताया। वाह भाई, बिल्कुल नई चीज़ तो इंसान शो में स्कूल लेकर आता है। और ये है कि अगर सचमुच ली होती तो तब लाते ना। पता है झूठे को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। क्यों भाई? रूफी, सुना तुमने ये आजिब साहब की शो? लैला ने मालूमात में इजाफा करते हुए रूफ़ी को भी शामिल कर लिया। रूफ़ी के साथ ही और भी 2-3 लड़के आ गए। लैला की दोस्त भी चली आई। इसके बाद इन सब ने आजिब का खूब रिकॉर्ड लगाया और आजिब सर झुकाए अंदर ही अंदर करता हुआ सबकी बातें सुनता रहा। बुरी बात है लैला, इस तरह किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है वाकई इसने घड़ी खरीदी हो। रूबी को ही आजिब पर तरस आया तो नरमी से कह उठी। कोई नहीं, जब मैंने पहली मरतबा ली थी तो इस वक्त इसे दिखाने दौड़ी गई थी और स्कूल भी बांध कर आई थी। लैला ने अपनी घड़ी वाला बाजू लहराते हुए तेजी से कहा तो आजिब यकदम उठकर क्लास रूम की तरफ बढ़ गया। अगर कोई और लड़का होता तो लैला के दिमागी पुर्जे कसकर रख देता। घर आकर वो बाथरूम में घुसकर काफ़ी देर रोता रहा और जब दानी ने घड़ी वापस की तो इसी वक्त लॉन की तरफ भागा। आजिब पहले खाना खाकर आओ, इसके बाद आजिब पहले खाना खाओ आकर, इसके बाद आराम करो। अम्मी की आवाज़ पे इसके कदम झुके तू ही रुक गए। वो एक बार फिर दिल महसूस कर रह गया, वरना तो वो अभी लैला को शर्मिंदा करना चाहता था। आखिर खुदा करके हर काम से फुर्सत मिली तो लैला के गेट की तरफ आ गया। देखो लैला, ये मैं लाया था। इसने बड़े शौक से घड़ी झूलती हुई लैला के आगे कर दी। नहीं है? लैला ने नाक चढ़ाते हुए पूछा। गोया यकीन ही नहीं आ रहा था। बाय गॉड, बिल्कुल नहीं है। तुम हाथ में पकड़ कर तो देखो ना। आजिम ने पूरी कोशिश से लहजे को पूरी यकीन बनाते हुए घड़ी उतार कर लैला को दे दी। ओह, कुछ लग तो रही है। लैला ने नाक सुकूड़ी। अब तुम मुझसे सॉरी करो ना, आजिम ने मिन्नत से फरमाइश की। वो किस खुशी में? लैला उछलकर झूले से उतर आई थी और दोनों हाथ कमर पर बांध लिए। स्कूल में तुमने मिसबिहेव जो किया था, आजिब पीछे हटता हुआ बोला। अगर मैं गलत थी तो इसी वक्त बोलते ना। लैला हमेशा आजिब के सामने ही शेर होती थी, वरना क्लास के लड़कों के सामने बीगी बली बन जाती। वो तो दानी भाई आज बांध गए थे ना, इसलिए। आजिम ने मुंह बसोड़ते हुए तजीह पेश की। सो व्हाट? लैला ने कंधे उचकाए तो आजिब वापसी के लिए घूम गया। आजिब जाने कौन सी नई सोच के अफलातूनी
जाने कौन सी नई सोच इसके अफलातूनी दिमाग में आई थी कि फ़ौरन ही आजिब को पुकार बैठी। क्या है? आजिब ने मुंह बनाकर पूछा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? बड़ी नरमी से पूछा गया। तुमने मेरी बात जो नहीं मानी। आजिब ने शिकवा किया। भाई और कैसे मानूं, नई गरी तो है तुम्हारी। चलो अब वो जो हमारी लाइन में जफ़र अंकल है ना, इनके घर इतने बड़े बड़े चीकू लगे हैं, वो तोड़ेंगे। लैला ने मुंह में पानी भरते हुए कहा, साथ ही उंगलियों से साइज भी बताया। इनका बेटा मेरा दोस्त है, मैंने कल तोड़ के देखा था, बिल्कुल हरा था अंदर से। आजिब ने बताया। कोई नहीं, तुम बहाना बना रहे हो, ऊपर से देखा नहीं कितने ब्राउन हो गए हैं। लैला ने पुरजोश अंदाज में इसकी बात रद्द की। हरे बड़े दरख्त की शाखों से झांकते गोल गोल चीकू रोज ही इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते थे। ढेरों पानी अंदर उतारना पड़ता। चलो ना आजिब प्लीज़, इन्हें तो आज से मेरी तुम्हारी कट्टी। लैला ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया तो आजिब को चलना पड़ा, कहीं इसके अब्बू ना देख लें। ओह याद आया, कल ही तो जफ़र अंकल इतना बड़ा बलडाग लाए हैं। आजिब के ये याद आते ही कदम रुक गए। आखिर हो ना बुज़दिल, लैला ने तंज किया। देख लेना कच्चे होंगे अंदर से। आजिब ने फिर कदम बढ़ाते हुए पूरे वसोक से कहा। और जब काफ़ी सारी चोटें खाने के बाद लैला दरख्त पर चढ़ी और पहले चीकू पे हाथ साफ किया तो अंदर से हरा हरा चीकू इसका मुंह चढ़ा रहा था। इससे छिले हुए बाजू की और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। आजिब खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देख रहा था। हर पल ऐसे लग रहा था जैसे बल डाल अभी कहीं से इस पर छलांग लगा देगा। ये लैला तो पूरी चुड़ैल है। आजिब भागो। लैला ने ऊपर से न जाने क्या देखा कि फ़ौरन छलांग लगा दी और संभलते ही बाहर की तरफ दौड़ लगाई। आजिब भी बेतहाशा भागा, साथ ही कुत्ते की आवाज़ ने पीछा किया। आजिब का तो सांस ही खुश्क हो गया। एक बार तो कुत्ते का नवाला बनते बनते बचा। वो तो शुक्र हुआ कि गेट खुला हुआ था। इसने जल्दी से अंदर घुस के गेट बंद किया और फिर वहीं गेट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। सांस बुरी तरह फूला हुआ था। तौबा मेरी, जो अब लैला का कहा माना। इसने फूली हुई सांसों के दरमियान सोचा। इसने उठकर कपड़े झाड़े और नॉर्मल अंदाज में चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। आजिब मामा की आवाज़ पर वो बाहर निकला। बेटे ये मिसेज आदिल के घर पे हलवा दे आओ। जी अच्छा, कौन सा घर है इनका? समीना बेगम की ये नई दोस्त ईजाद हुई थी, क्योंकि इससे पहले ये नाम सुनने में नहीं आया था। इनका घर, समीना बेगम ने पल भर को सोचा। ये अपनी लाइन के सामने वाली लाइन में 2-3 चीकू के दरख्त हैं। इनके घर। चीकू का नाम सुनकर इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का। थोड़ी देर पहले का वाक़या याद आ गया। तसव्वुर में गेट के बाहर बलडाग अपने इंतज़ार में खड़ा नजर आया। आखिर डरते डरते बाहर निकला। चौंकने के अंदाज में चारों तरफ देखा और जल तू जलाल तू का वर्द करते हुए आगे बढ़ता गया। अब तो वैसे भी मलकशा सा अंधेरा चारों सू फैल रहा था। चंद एक बच्चे अपने अपने पालतू कुत्ते लेकर टहल रहे थे। बड़े से लॉन में 2-3 दरख्त चीकू के नजर आए तो गेट के साथ लगकर खड़ा हो गया। घने दरख्तों की वजह से अंधेरा कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। अभी तक किसी ने लाइट भी ऑन नहीं की थी। गेट के साथ ही दरख्तों में सनसनाहट हुई तो आजिब का दिल उछलकर हल्क में आ गया। काले सांप और कनखजुरे तो ऐसी ही जगहों पे होते हैं। लैला के अल्फाज कानों में गूंजे। काल बैल भी इतनी ऊपर लगी हुई थी कि इसका हाथ भी ना पहुंच सका। कई मरतबा उच के गेट के अंदर झांका। हर तरफ एक पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई थी। हालांकि दरख्त पौधे तक साकित खड़े थे। आजिब को अभी होमवर्क भी करना था। नाकाम जाना भी गवारा ना हुआ। अगले दिन असद अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। सुबह 11 बजे इसकी फ़्लाइट थी। हमीदा बेगम कई किस्मों का गोश्त बनाने में मसरूफ़ थी ताकि वो कम अज़ कम एक हफ़्ता तो अच्छा घर का खाना खा ले। अम्मी आप यकीन कीजिए हमारे वहाँ खाना बहुत अच्छा होता है। असद ने माँ को तसल्ली दी और रोस्ट का पीस उठाकर खाने लगा। फरहीन इसके बिखरे कपड़े समेटती फिर रही थी। मीरा पानी के लिए मोटर का स्विच ऑन करने आई तो फरहीन इसे ज़बरदस्ती साथ ले आई। प्लीज़ फरहीन मुझे अभी बहुत सारे काम करना है, मीरा ने टालने वाले अंदाज में कहा। इसकी कोशिश यही होती थी कि कम से कम यहाँ आए। ये बात इसे नापसंद थी कि खुद को किसी दूसरे पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाए। मैं तुम्हारे साथ करवा दूंगी। फरहीन ने इसका हाथ मसलसल पकड़े रखा और इसे लेकर असद के कमरे में आ गई। चलो मैं फिर आ जाऊंगी, तब तक तुम भी फारिग हो जाओ, मीरा ने मुल्तजी से लहजे में कहा। फरहीन की मोहब्बत इसे मजबूर कर रही थी। वो बेड के किनारे पर टिक गई। कमरा काफ़ी नफासत से सजा हुआ था। राइटिंग टेबल पे काफ़ी सारी अपनी पसंदीदा किताबें देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। इसने शफीकुर रहमान की हमाकतें तो पढ़ी हुई थी लेकिन मज़ीद हमाकतें इसे ललचा गई। वो किताब लेकर इसमें गुम हो गई। इसे पता ही नहीं चला कब असद ने फरहीन को माँ का पैगाम दिया और खुद सूटकेस में अपना सामान चेक करने लगा। मीरा ने सफ़ा पलटते हुए यूं ही सामने देखा तो असद को कमरे में मौजूद पाकर इसकी चीख निकल गई। वो लाल गुलाबी चेहरा लिए खड़ी हो गई। भला क्या सोचता होगा असद? और भी कहीं नहीं इसके ज़ाती कमरे में बड़े आराम से बैठी थी। असद यूं चौंक कर देखने लगा जैसे इसकी मौजूदगी से बेखबर हो। ऑफ वाइट मलगजे से कपड़ों में इसकी उजली रंगत वाले चेहरे पे झुकी स्याह गनेरी पलकें बहुत बली लग रही थी। फड़ी ज़बरदस्ती ले आई थी। हमेशा की तरह मीरा ने सफाई पेश की बिना इसके पूछे। मैंने कब ये कहा कि मुझसे मिलने आई हो? असद ने इसके हरकत में आते पाँव देखकर जलकर कहा तो मीरा जैसे शर्मिंदगी से गर गई। भला असद इससे ऐसे अंदाज में बात क्यों करने लगा था? कज़न होने के बावजूद अभी तक इन लोगों से अजनबियत ही महसूस होती। वो किताब बेड पर रखकर जाने लगी तो असद की आवाज़ पे रुकना पड़ा।
मज़ीद हमाकतें करने के लिए किताब ले जाओ। इसने मुस्कुराते हुए किताब इसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मीरा ने संजीदगी से जवाबन कहा। ले लो ना मीरू, हम लोग गायर थोड़ी हैं। असद भाई मुश्किल से ही किसी को अपनी किताबें देते हैं। फरहीन ने अंदर आते हुए सूरत हाल बांप कर मीरा से मोहब्बत बड़ा मुतालबा किया तो मीरा ने देर तक रुकने के ख्याल से फ़ौरन ले ली और जल्दी से दहलीज पार कर गई। ये इतनी अजीब सी क्यों है फरी? इसके जाने के बाद इसने धीमे से पूछा। कुछ लोगों की आदत होती है भाई साहब कि वो देर से खुलते हैं। फरहीन ने अक्लमंदी से फलसफा बोलने की कोशिश की। असद ने चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 10 बजे तारिक भी अपनी गाड़ी लेकर आ गया। असद अपना एक अदद सूटकेस ले आया। बस यही सामान है? तारिक ने हैरत से पूछा। बेड वगैरह भी ले आऊँ? इसने हंसकर कहा। लो, असल सामान तो अब आ रहा है। तारिक ने इसकी तवज्जो इसकी माँ की तरफ दिलाई जो प्लास्टिक की बड़ी सी टोकरी ले आ रही थी। लो बेटा, इसमें खाने पीने का थोड़ा सामान है। हमीदा बेगम ने फूली सांसों के दरमियान कहा तो असद जोर से सर पे हाथ मार कर गाज पे बैठ गया। अम्मा जान, मैं कोकाफ नहीं जा रहा, सिर्फ पिंडी तक जा रहा हूँ, वहाँ सब कुछ मिलता है। इसने गोया दुहाई दी। बेटा मेरी तसल्ली करिए, हमीदा बेगम ने इतनी मोहब्बत से कहा कि असद सब्र और रजामंदी का गूंट कराहता हुआ खड़ा हो गया। तो तारिक जोर से हंस पड़ा। यार मेरी तरह NED में एडमिशन लेते, यही सुकून से पढ़ते। तारिक ने असद को इसकी जिद याद दिलाते हुए हंसी के दरमियान कहा तो वो इसे घूर कर रह गया। चलो भाई जल्दी करो। सिकंदर गाड़ी के करीब आ गए। सब छोड़ने जाएंगे? तारिक ने अयाज शहाब को भी तैयार देखकर पूछा। हाँ, फरी घर पे रहेगी, हमीदा बेगम ने जवाब दिया। अकेली? शहाब ने हैरत से इन्हें देखा। मीरा आ जाएगी। इस वक्त हमीदा बेगम को इसकी आमद पहली बार मुनासिब लगी। 1 मिनट, मैं चाची जान से मिलकर अभी आया। असद तेज़ी से कहकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। हालांकि रात को चाचा से भी मिल लिया था। मीरा जो पर्दे के पीछे से जाग रही थी जल्दी से पीछे हट गई। चची जान, असद की बारी आवाज़ गूंजी। जहरा किचन से बागी। खैर तो है ना बेटे, आपसे मिलने आया था। असद ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए अदब से कहा। जीते रहो, अल्लाह मियाँ खैरियत से पहुँचाए। जहरा ने इसकी पुश्त पे हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा। बाकी की तरह जल्दी से बुलाइए, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। इसने उजलत दिखाई। मीरा है बस। मीरू बेटे जल्दी आओ। जहरा की आवाज़ पे इसे जाना पड़ा। खुदा हाफिज़। असद ने इसे देखते ही फौजी अंदाज में सलूट किया तो मीरा जमकर मुस्कुरा दी और असद नज़रों से ही शुक्रिया अदा करता वापसी के लिए मुड़ गया। मीरा गहरी सांस भरती कामों में मसरूफ़ हो गई। बेला काफ़ी देर से इसे देख रही थी। अगर वो चाहता तो गेट खोलकर अंदर आ सकता था। इन्हें ये डरा सहमा लड़का काफ़ी अच्छा लगा। आखिर इस पे तरस आ ही गया तो लॉन की सारी लाइट्स जला दी और यूँ एकदम हर चीज़ का रोशन हो जाना भी आजिब को खौफजदा कर गया। किससे मिलना है आपको? बेला ने करीब आकर नरमी से पूछा। जी, ये आजिब ने खुश गले के साथ कहते हुए हाथों में पकड़ा डोंगा आगे कर दिया। कहाँ से लाए हैं? आप अंदर आ जाइए ना, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। बेला ने गेट खोलते हुए बड़े आराम से आजिब का बाजू पकड़ लिया। ये जी अम्मी जी ने भेजा है। आजिब ने डोंगा आगे किया। अच्छा भाई शुक्रिया, आप अंदर तो आइए। बेला को वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। आजिब आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे चल पड़ा। वसी लॉन अबूर करके लंबे से कॉरिडोर को अबूर करके टीवी लॉन्च में आ गए जहाँ इतना शोर था कि जिसकी हद नहीं। टीवी फुल आवाज़ में चल रहा था और 2 आजिब की उम्र के बच्चे तेज़ तेज़ आवाज़ में बोल रहे थे। सना, रहील, क्या बदतमीज़ी हो रही है? बेला चीही तो दोनों एकदम चुप हो गए और फिर एक साथ ही बोलना शुरू कर दिया। बेला सर पकड़कर बैठ गई जबकि आजिब आंखें फैलाए बड़ी हैरत से ये मंजर देख रहा था। एक एक करके बोलो। चलो सना, पहले तुम बताओ क्या बात है? बेला हाथ उठा के बोली। अपी, ये रहील का बच्चा बहुत बड़ा फराडी है, मुझसे अपना होमवर्क करवाना चाहता है। सना ने फरियाद की। हाँ तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें कहकर भी गया था, राहील ने डटाई से कहा। सना, आपने मसूफ मैच खेलने गए थे और कहकर गए थे कि मैं इनका 2 सब्जेक्ट का होमवर्क कर दूं, जबकि मुझे अपने ढेरों काम अभी मजीद करना है। सना ने शुक्र बड़े अंदाज में कहते हुए घूर कर लापरवाह बने राहील को देखा। क्यों राहील, कितनी गलत बात है, तुम होमवर्क करने से पहले क्यों खेलने गए? अब तुम्हारा टीवी देखना बंद, अपना होमवर्क मुकम्मल करो जल्दी से। लेकिन उठो, लेकिन ठहरो। इन्हें एकदम आजिब का ख्याल आ गया। तुम लोगों के शोर में ख्याल ही ना रहा। इनसे मिलो। क्या नाम है आपका? बेला ने आजिब की तरफ देखते हुए नरमी से पूछा। जी आजिब, अच्छा नाम है। राहील का लहजा शौक हो गया। राहील, बेला ने गुस्से से आवाज़ दी तो वो दूसरी तरफ देखने लगा। मैं जाऊँ जी? अब आजिब को होमवर्क की बात परेशान कर गई थी। भाई आजिब, ये राहील और सना है, मेरे छोटे बहन भाई, और दोनों 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। बेला ने तारुफ करवाया। ये भी बताइए ना कि मैं 6ठी और 7वीं का इकट्ठा इम्तहान देखकर राहील के साथ आ गई हूँ। इतनी लायक हूँ। सना ने भाई की तरफ फख्र से देखते हुए अपनी काबिलियत जताई। ओ ना हो, नकल मार मार के। राहील ने मुंह बनाया। कोई नहीं, हर एक को अपनी तरह समझते हो। सना ने जवाबी हमला किया। इससे पहले कि जंग दोबारा शुरू हो जाती बेला इन दोनों के दरमियान आ गई। तुम दोनों को तो बाद में ठीक करूँगी। एटिकेट्स ही भूल गए हो। ऐसे बिहेव करते हैं नए दोस्तों के साथ। बेला को न चाहते हुए भी लहजा सख्त करना पड़ा। ओ सॉरी आपी, सना ने शर्मिंदगी से कहा। हेलो फ्रेंड, राहील ने मुस्कुराते हुए आजिब की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो, आजिब भी जवाबन मुस्कुराया। चलो राहील, आजिब को अपने कमरे में ले जाओ। बेला बिरूने दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली। आपी जी, मैंने अभी होमवर्क करना है इसलिए अब मैं जाऊँगा। आजिब ने दबे दबे लहजे में कह दिया। वैसे भी अंधेरा गहरा हो रहा था, ऊपर से हमाद भाई का खौफ।
ओ कम ऑन यार, अब तुम मेरे दोस्त बन चुके हो और मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। राहिल ने खलूस से कहते हुए इसका बाजू घसीटा। जी हाँ, ये खुद भी टॉर्जन है। सना ने राहिल को मुंह चढ़ाया। नहीं प्लीज़, अभी मुझे बहुत सा होमवर्क करना है वरना हम बात भाई डांटेंगे। आजिम ने आस्था से कहा। जाहिर है लाइक बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक ये है कि सना फिर दरमियान में बोल पड़ी। इशारा साफ राहिल की तरफ था। यू लिटिल डर्टी स्पूनी, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। राहिल ने गुस्से से कहते हुए मुक्का फजा में बुलंद किया और आजिब का हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। फिर आजिब की घर की तरफ बढ़ते हुए इसने ऐसी छोटी छोटी मासूम बातें की कि आजिब की झिझक काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी और वो भी बातें करने लगा। आज का दिन कितना खुशकिस्मत है ज़ारा, एक तो फाइनल प्राफ का आखिरी पेपर, दूसरे इतना अच्छा, आज तो कुछ कर गुजरने को दिल चाह रहा है। सदफ ने बैग और ग्लासेस बेड पर उछालते हुए अपनी दोस्त और रूममेट ज़ारा को मुखातिब किया। ऐसा करो, फाइनल तो कर ही लिया है, कमरा भी 3rd फ्लोर पर है, ज़रा जल्दी से छलांग लगा दो। ज़ारा ने खुद को बेड पर गिराते हुए मुफ्त मशवरा दिया। सदफ ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। लेकिन मैं कुछ और ही सोच रही हूँ, क्यों ना जफ़र मामू की तरफ चले। इसने झट मूड बहाल करते हुए प्रोग्राम बनाया। किस जगह? ज़ारा ने सीधा होकर तकिया गोद में रखकर पूछा। गुजरांवाला, कल ही तो मामू जान आए थे, अम्मी ने भी फ़ोन पे कहा था कि ज़रूर आना, वैसे भी अब वापस जाना है। सदफ ने अलमारी से कपड़े मुंतहिब करते हुए बताया। तुम्हें एड्रेस मालूम है? ज़रा भी नीम रजामंद होकर पूछने लगी। हाँ, कल मामू हिफ्स करवा कर गए थे। ब्लू रंग की वैगन इनके घर के सामने रुकती है, वैसे भी कैंट का इलाका है, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम भी उठो ना, कपड़े वगैरह निकालो, इसने मुतमिन से अंदाज में कहते हुए इसका हाथ पकड़कर खींचा। अरे अम्मी से तो पूछ लूँ। ज़ारा दरवाजे की तरफ बढ़ी। जल्दी करो, अभी निकल चलते हैं, स्टेशन भी काफ़ी दूर है, बस 2 दिन की तो बात है। तुम कहो तो मैं खुद आंटी से बात कर लूँ। सदफ ने हैंड बैग में 2 जोड़े ठूंसते हुए रवानी से कहा। नहीं, मैं खुद बात कर लेती हूँ, तुम मेरे कोई से 2 सूट रख लो, मैं भी आई।